नमस्कार। हम आज कोरोना वायरस की बात करेंगे जो कि आज पूरे विश्व भर में बीमारी कर रहा है और हम सबको इसका डर भी है। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस होता है जो साधारण वायरस होता है, लेकिन पिछले दशक में हमने दो आउटब्रेक्स देखे हैं। तो पिछले दशक में हमने दो आउटब्रेक्स देखे हैं, एक तो सार्स और एक मर्स। इन दोनों आउटब्रेक्स में बहुत सारी मौतें हो गई थी, लेकिन इस बार दिसंबर में वुहान चाइना से रिपोर्ट्स आई जिसमें कोरोना वायरस, जिसको कि नोवल कोरोना वायरस कहा गया, अब इसका नाम दिया गया है कोविड-19। ये वायरस जो है बुखार करता है, खांसी करता है, सांस में तकलीफ होती है और निमोनिया होता है। और आज की बात करें तो अब तक करीब 92,000 केसेस देखे जा चुके हैं और 3,000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई है। तो हमें यह समझना है कि ये कैसे होता है, इसका निदान यानी डायग्नोसिस कैसे होता है और इससे बचाव कैसे करना चाहिए। कोरोना वायरस जब होता है तो मरीज को बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम जैसा होता है और सांस में तकलीफ होती है। 2.3% केसेस में ये गंभीर रूप ले लेता है और मरीज को सांस में तकलीफ होती है, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। एक स्टडी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में आई है 28 फरवरी को, उसके अनुसार 1.4% लोगों की डेथ हो जाती है इलाज के बावजूद भी। तो इसलिए गंभीर समस्या है, ज़रूरी है कि इससे बचाव किया जाए, इसको फैलने से रोका जाए। आज की बात करें तो 90% मरीज चाइना में ही हैं, 10% लोग चाइना से बाहर भी हैं। उसमें से 4 देशों में सबसे ज़्यादा केसेस है, उसमें इटली, कोरिया, जापान और ईरान। तो अब हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। ये नोवल कोरोना वायरस जो है वो लंग के ज़रिए अंदर जाता है और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम कहते हैं, अगर जो मरीज़ है वो जब खांसता है तो कई लाखों वायरसेस वो फैलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 6 फुट से दूर तक नहीं जाते। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है 6 फुट से ज़्यादा, तो उसको संभावना नहीं है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉमन जो ट्रांसमिशन होता है वो फोमाइट्स के ज़रिए होता है। तो हमें समझना है ये फोमाइट्स क्या होते हैं। फोमाइट्स जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे आप देखें, ये टेबल है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये चाबी है, हैंडल है, गिलास है, चश्मा है। हम अपनी बात करें तो प्रतिदिन हम करीब 90 बार अपने मुंह को या नाक को छूते हैं, ये शोध के जरिए जाना गया। तो अगर किसी को कोरोना वायरस है और उसका मोबाइल फ़ोन आप छूते हैं तो आपको वो वायरस आपके हाथ पे आ जाता है और वही हाथ आप मुंह पे लगाएंगे या नाक पे लगाएंगे तो वो फिर उसके ज़रिए आपके शरीर में चला जाता है। दूसरा चिंताजनक बात यह है कि जो वायरस जो है एक बार जैसे टेबल पे आ गया या किसी को आ गया तो 7 दिन से भी ज़्यादा वो जिंदा रहता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वायरस एक बार आ गया और वो कुछ क्षणों में वहाँ से चला जाएगा या वो ट्रांसमिसेबल नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसका ट्रांसमिशन रोका जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं?
ये हमें समझना है। हम ये कर सकते हैं कि एक तो अवेयरनेस, विजिलेंस आपको रखनी है कि जो भी व्यक्ति इन देशों से ट्रैवल करते हैं, जो देश मैंने आपको बताया, चाइना, ईरान, कोरिया, इटली और जापान, तो उनको क्वारंटाइन करना होता है, मतलब उनको अलग से रखना होता है कम से कम 14 दिन तक, क्योंकि जो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, एवरेज तो होता है 5 दिन, लेकिन 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन करना होता है। आप अपने पर्सनल लेवल पे ये कर सकते हैं कि हाथ को धोना, बार बार साबुन पानी से अच्छे से हाथ को धोना। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि एल्कोहल रब, डी सैनिटाइजेशन के जो लिक्विड्स होते हैं जिसमें करीब 60% एल्कोहल होना चाहिए, उसको आप फ्रीक्वेंटली जब भी किसी को छुएं तो उसको साफ करें और अच्छे से उसको हिला के दोनों तरफ उसको जो है ना क्लीन करना होता है। क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाए, और अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के साथ, अपने चिकित्सक के साथ संपर्क करें। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस कोरोना वायरस के बारे में जो बिल्कुल यूनिक है और जिस वजह से इसके कंट्रोल में बाधा आ रही है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बुखार नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और ये न्यू इंग्लैंड जर्नल के रिसर्च पेपर की नॉलेज है। लेकिन बुखार बाद में आता है और मरीज को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है और उसको फैला भी सकता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ खांसी भी हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि जैसे ही सांस में तकलीफ हो तो फिर एकदम हॉस्पिटल में इनको एडमिट करना चाहिए। जहाँ तक सरकार का संबंध है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संबंध है, उन्होंने बहुत सतर्क हैं। बहुत सारे अस्पताल हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं, जैसे दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल और आरएमएल हॉस्पिटल। सभी अस्पतालों में आइसोलेशन की सुविधा करी गई है कि जो भी सस्पेक्ट होता है या जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है और जिसमें संभावना होती है कि ये कांटेक्ट में आए हैं कोरोना वायरस के, उनको आइसोलेट करने के लिए। कोरोना वायरस किसके लिए ज़्यादा घातक होता है? जो ओल्ड एज में होते हैं, वृद्धावस्था में, जो 65 साल से बड़े होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है या कीमोथेरेपी चल रही है, इन लोगों को कोरोना वायरस से कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनकी मौत की दर भी ज़्यादा होती है। बहुत सारे मिथ्स हैं, N95, N99 मास्क की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में क्योंकि हर आदमी दौड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस, कोरोना वायरस होता है, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें N95 या N95 मास्क होना ज़रूरी नहीं है। एक साधारण सर्जिकल मास्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मल्टी लेयर्ड कर सकते हैं। तो एक साधारण मास्क अगर बांधेंगे तो ये किसको बांधना चाहिए? मास्क किसको यूज़ करना चाहिए? जो व्यक्ति कांटेक्ट में आने के चांसेस हैं वायरल इन्फेक्टेड पेशेंट्स को, उसी को बांधना चाहिए। सारी पब्लिक को मास्क बांध के चलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत कम केसेस पाए गए हैं। पर ये चीज़ सच हो सकती है, जैसे वुहान के लिए, चाइना के लिए, ईरान के लिए, जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या
पर्टिकुलर डाइट से बचाव हो सकता है। किसी पर्टिकुलर डाइट से कोई बचाव नहीं हो सकता है। हाँ, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हिदायत होती है कि साधारण अच्छा पौष्टिक आहार लें, फ्लूइड्स ज़्यादा लें। कोई पर्टिकुलर तरह की डाइट से कोई उसमें एडवांटेज नहीं होता। होली सामने है, चाइना से भी इंपोर्ट होके सामान आता है, तो लोगों को स्वाभाविक है कि उससे डर लगता है कि ये मेड इन चाइना सामान है, तो हो सकता है इससे। लेकिन मेरे विचार से उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हो गई हैं कुछ महीनों पहले, अब तो कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो 15 दिन पहले इंपोर्ट हो चुकी हैं या 1 महीना पहले इंपोर्ट हो चुकी हैं, उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेट्स हैं, पेट्स ज़रूर अस्थमा वगैरह का कारण बनते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के संदर्भ में कोई भी उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि भविष्य में क्या होगा। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं इसको कंटेन करने के लिए, और इसी की वजह है कि भारत, हमारा देश अभी बचा हुआ। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका ये सोचना है कि जैसे मौसम बदलेगा, जैसे गर्मी आएंगी, तो एक नेचुरल ट्रांजिशन हो जाएगा जब ये कोरोना वायरस या तो ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही कम स्टेज पे होगा जहां ये आउटब्रेक के रूप में नहीं होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है सबके सामने कि जिसको एक बार कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो कितने दिन बाद वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, और क्या उसको फिर से हो सकता है। जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो व्यक्ति विशेष जो है उसको इम्यूनिटी हो जाती है, तो उसको फिर से वो वायरल इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती है। इसलिए उसको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं।